Welcome buddies to my YouTube channel Unique Class Chemistry. Class 12 Physics Chapter number 7 Alternating Current को आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 1 लेक्चर में। इसका जान लेते हैं चैप्टर का सोल। जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का नाम है वो कहाँ से आया। सो एज वी प्रीवियसली स्टडीड फ्रॉम चैप्टर 1 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक हम आ गए हैं। सब जगह हमें ऑल प्रोसेसेस में हमें जो दिखा है करंट वो डायरेक्ट करंट हमें दिखा है, यानी कि बैटरी लगी होती है या उससे सर्किट में बैटरी लगी होती है और उसी से हम डायरेक्ट करंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक से चले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नक्शे तक सारा कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट करंट हमने किया है। बट अब हमें एक नई टर्म की ज़रूरत है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से AC। AC की हमें ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज DC जो है डायरेक्शन नहीं बदलता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑल्सो करंट जो वेराई DC चेंज नहीं करता करंट की डायरेक्शन विद टाइम, और करंट भी वेराई नहीं करता DC में, क्योंकि एक अगर आपने 10 एम्पेयर की बैटरी लगाई है तो वो 10 एम्पेयर करंट देगा। वो ये नहीं करेगा कि कभी 10 एम्पेयर दे रहा, कभी 8 एम्पेयर, कभी 7 एम्पेयर, ये नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट अगर लेते हैं उसकी जगह, तो हमें ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी ड्यू टू इंड्यूस EMF, और वो टाइम के साथ वेराई भी करेगा, यानी कि करंट वेराई भी करेगा। कभी हमें मिलेगा कभी हमें वोल्टेज हाई मिलेगी करंट की और कभी हमें वोल्टेज लो मिलेगी। AC करंट जो है वो साइनसोइडली, जैसे कि ये ग्राफ में दिखाया हुआ है नीचे, वैसी तरीके से ये चेंज करेगा। मतलब कभी पॉजिटिव में डायरेक्शन होगी, कभी इसकी नेगेटिव में डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन भी और इसका मैग्नेटिक भी, मतलब कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा, एक जैसा नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो इसमें वोल्टेज जनरेट होगी करंट प्रोड्यूस होने पर, उसको कहेंगे अल्टरनेटिव वोल्टेज। टुडे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वी यूज रिक्वायर AC voltage. This is mainly because most electrical energy sold, जो पावर कंपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड हमें करती है, जो हमें ट्रांसमिट करती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एज द AC करंट। क्योंकि अगर आप DC लगाएंगे तो आपके हर घर पे एक इन्वर्टर नहीं हो सकता हर घर पे, इसीलिए पूरी पावर सप्लाई देने के लिए हम AC करंट का यूज़ करते हैं। पावर कंपनीज जो है AC करंट का यूज़ करती है ताकि उससे हर घर तक जो है लाइट जा सके। अगर हम उसकी जगह पर कोई DC करंट यूज़ करते हैं तो हर घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा DC करंट को, क्योंकि DC करंट जो है, और DC करंट का लोड भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ आपको एक बैटरी चाहिए, बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, ताकि वो पूरे घर का लोड उठा सके। AC में ऐसा नहीं होता। AC जितनी वोल्टेज पर आएगी, एट इंडिया 220 वोल्ट पर हमारी हाउस होल्ड में आती है, और उसी पर हमारे मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस काम करते हैं। The main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is as AC voltage जो है easily and efficiently converted from one voltage, यानी कि ट्रांसफार्मर से हम एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज तक कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। DC में ऐसा नहीं होगा। फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब DC को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट उसमें फ्लो होना कुछ देर के बाद, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाते हैं उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास जो है करंट की फ़्लो कम होती जाएगी और करंट अब एक टाइम पे आके रुक जाएगा। AC में ऐसा नहीं होता, AC करंट में ऐसा नहीं होता। AC circuits exhibit characteristics exploited in many devices in daily use. For example, if we use to tune any electrical appliances in our home, for example we have ACs, air conditioners, TVs, refrigerators, microwaves, washing machines, anything we can use on AC current, because it will efficiently work on long distance from the electrical companies जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ से अगर आते हैं तो वहाँ से हमें रेजिस्टेंस का इतना जो चक्कर है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओवर प्रेफर करते हैं इसको DC पर हम, तो
तो डीसी जहाँ नहीं अवेलेबल है वहाँ एसी का यूज़ करते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड यूज़ एसी करंट बिकॉज इट्स वेरी सफिशिएंट। अब जो हमारे यहाँ पर वोल्टेज आती है वो आती है 220 वोल्ट, यानी कि मेन वोल्ट्स आती हैं। अब इसको हम देखेंगे कि ये एसी जो है अगर डीसी तो हम उतने ही उस पर यूज़ करके देखें तो क्या वैल्यू वो देगी, क्या वैल्यू, क्या एसी भी कि एसी के जैसा ही डीसी काम कर पाएगा अगर हम उसी को सेम चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो। सो नाउ लेट्स सी, अब एसी वोल्टेज को अगर हम रेजिस्टेंस सर्किट बनाते हैं, एसी वोल्टेज से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो करंट की इफेक्टिव वैल्यू है वो साइनसॉइडल ग्राफ से कितनी आती है, कौन सी इफेक्टिव वैल्यू है करंट की। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑफ एसी वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो आएगा दैट इज V डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड V नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है ग्राफ तो ऐसा बनेगा, तो जो पूरा जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की ऑसिलेटिंग कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार नीचे, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का एम्पलीट्यूड चाहिए हमें, और ओमेगा हमारे पास है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यानी कि 1 मिनट में ये कितनी बार एक जो सर्कल अपना है पूरा करता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो कितनी 1 मिनट में पूरा सर्कल पूरा करता है। फॉर द वैल्यू ऑफ करंट किरचॉफ्स लॉ हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है। किरचॉफ्स का लूप रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट इज summation of EMF into T is equal to 0, क्योंकि किरचॉफ लूप रूल में हमने पढ़ा, किरचॉफ लूप रूल में हमने पढ़ा, जो चैप्टर नंबर 3 में हमने किरचॉफ लूप रूल पढ़ा था, उसमें हमें पढ़ा है कि जंक्शन पर जो करंट होता है 0 है वहाँ हमारे पास, यहाँ जंक्शन तो नहीं है कि क्लोज लूप में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। सो VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। वी को हमने चेंज कर दिया आई इंटू आर। आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस। और आई की सिंपली वैल्यू हम निकाले तो आर को हम उधर ले जाते हैं, आर को हम ले गए उधर, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी, and that is represented in the form of IM because V upon R, the voltage upon resistance is equal to the current। और करंट जो है, अब इफेक्टिव करंट की आगे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर जो करंट आया दैट इज I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। दैट इज अ नॉट इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि जूल्स हीटिंग लॉ से और वर्क डन के कॉन्सेप्ट से हम जो करंट की इफेक्टिव वैल्यू निकालने वाले हैं वो DC में अगर हम यूज़ करें, इसकी जगह DC यूज़ करते हैं, तो DC में हमारे पास एक उसमें DC हैज़ एन एरर कि उसमें अगर हम यूज़ करें तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम वही वोल्टेज वेरी करती है तो वोल्टेज वेरी करने के साथ साथ DC वेरी नहीं करता। और DC को हम इसलिए प्रेफर करेंगे, AC को हम इसलिए प्रेफर करेंगे DC से, क्योंकि वोल्टेज जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर लगा के वेरी कर सकते हैं AC में, जो हमारे मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस में ट्रांसफार्मर होता है, कि वो अगर वोल्टेज अप डाउन होती है तो उसको एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ RMS को अगर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या इफेक्टिव करंट। सो दैट्स यहाँ पर न्यू टाइप का जो सर्किट बना है उसको देखो एक बार, कि यहाँ पर जो सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये वेराइंग करंट, यहाँ पर AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर जो है, क्योंकि ये वेरी करता है इसलिए हम डायरेक्ट इसकी बैटरी सीधी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव इसका नहीं होता, क्योंकि ये एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा एक बार नेगेटिव में जाएगा, तो इसका कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं होता। इसको हम जैसे सॉकेट को भी जैसे हम किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं, चाहे ऊपर लगाएं उल्टा लगाएं, किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं। तो जैसे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसी वजह से रजिस्टर कनेक्टेड टू अ सोर्स E ऑफ AC वोल्टेज, सिंबल ऑफ AC सोर्स, ये सिंबल है AC सोर्स का, और ये साइनोसॉइडिकल
वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस में होगा। इसी वजह से करंट की जो वैल्यू होगी वो भी साइनसॉइडल होगी, और इसी की वजह से जो करंट का ग्राफ बनेगा वो भी साइनसॉइडल ग्राफ बनेगा। सो नाउ बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हमारे पास जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। आई स्क्वायर आर टी। सो अब जब हमारे पास वर्क डन चाहिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्योंकि इसको छोटे पार्ट में इसका छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम पूरा इंटीग्रेट करके इसका पूरा वर्क डन निकाल सकें। अब इंटीग्रेशन में हम स्टार्टिंग से शुरू हुए हैं, तो हमारे पास dw1 वर्क डन हमारे पास है, जिसका करंट है I1 स्क्वायर आर टी। dw2 वर्क डन है हमारे पास, जिसमें I2 स्क्वायर आर टी। d3 वर्क डन है हमारे पास, dw3 वर्क डन है, जिसका करंट I3 स्क्वायर आर टी है, और ऐसे ऐसे करके हम n तक जाएंगे, जिसका dwn इज इक्वल टू IN स्क्वायर आर टी। अब पूरा निकालने इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इस स्मॉल वैल्यू को n तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dw विल गिव अस द फुल वर्क डन। अब फुल वर्क डन देगा तो वर्क डन होगा टोटल, और वो होगा AC करंट का। अब करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन R और T जो है फिक्स है, रेजिस्टेंस और टाइम जो है हमारे पास पूरा फिक्स है, T फिक्स है। अब इफेक्टिव वैल्यू चाहिए करंट की, क्योंकि हम I1 I2 या I3 जितने भी IN तक है, तो हम इसको हाउस होल्ड सर्किट में तो देख नहीं सकते कि एक बार I1 कितना आया फिर I2 कितना आया, फिर इतने स्मॉल पॉइंट्स पर हम चेक नहीं कर सकते। तो हमें एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए I की, जो RMS यानी रूट मीन स्क्वायर से आएगी। तो इफेक्टिव वैल्यू के लिए हम IE स्क्वायर RT कर देंगे और उसको इसके इक्वल रख देंगे जो वर्क डन टोटल हुआ है, क्योंकि इफेक्टिव वर्क डन चाहिए। इफेक्टिव वर्क डन के लिए करंट इफेक्टिव चाहिए, और उसको करंट इफेक्टिव से हमने IE स्क्वायर RT से रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारे पास वर्क डन बना, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करके, तो हमारे पास बना I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अंटिल अप टू IN स्क्वायर। RT दोनों में कॉमन था, तो वो RT कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास जो RMS रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आएगी। लेट्स सी इट। सो वहाँ पर पिछले जैसा भी I स्क्वायर RT, तो वहाँ कैपिटल T आएगा, लेकिन I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अंटिल IN स्क्वायर इंटू R DT आएगा। DT इसलिए क्योंकि DT को हम n टाइम जो ऐड करेंगे, DT को n टाइम ऐड करेंगे क्या स्मॉल t को, तो वो कैपिटल T यानी कि टाइम पीरियड पूरा हमें बताएगा। n टाइम्स DT है, तो n DT का हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो आएगा कैपिटल T के बराबर। तो DT की वैल्यू हमारे पास T/n आएगी। RT वहाँ से नहीं कटेगा, बिकॉज हमारे पास जो स्मॉल टाइम है वो DT बनेगा, कैपिटल T जो है वो पूरा होल उसका साइनसॉइडल ग्राफ का टाइम बनेगा। तो लास्टली जहाँ हमने dw करा था, dw इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R dt। इट्स नॉट कैपिटल T, इज डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल t। R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब t की वैल्यू हम T/n लेंगे, क्योंकि dt की वैल्यू T/n है, क्योंकि t कैपिटल T यानी कि पूरा टाइम उसको n से डिवाइड कर दो तो dt बन जाएंगे, क्योंकि जितना हमने dt लिया वो n टाइम्स है, इज इक्वल टू t। तो I स्क्वायर टी जो हमारे पास उधर बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे I स्क्वायर टी, यहाँ पर I स्क्वायर I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अंटिल टू IN स्क्वायर सब ऐड हो जाएगा, और dt की जगह आप T/n रख देंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बनेगी IE स्क्वायर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अंटिल 1 IN स्क्वायर। अब I इफेक्टिव जो हमारे पास I इफेक्टिव है उसके स्क्वायर उठाकर इसको हम राइट साइड पर रूट में कर देंगे, तो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अंटिल IN स्क्वायर अपॉन n, जो n वहाँ से आया था T/n, n बच गया।
अब इसका जो नाम बनेगा वो हुआ रूट मीन स्क्वायर, बिकॉज अंडर रूट ऑफ द मीन एंड द करंट स्क्वायर। तो रूट और मीन इसका निकालना है, क्योंकि टोटल वैल्यूज अपॉन एन इज इक्वल टू मीन, और स्क्वायर है स्क्वायर्स का मीन। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, या फिर इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं इफेक्टिव करंट। सो एज द करंट वेरीज साइनोसॉइडली एंड हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ड्यूरिंग ईच साइकिल, क्योंकि एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे जाएगा। सो द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, जो 1 सेकंड का करंट है इंस्टेंटेनियस करंट, वो जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर जीरो बनेगा। एंड द एवरेज करंट इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि एवरेज 0 0 0 की एवरेज हम लेंगे 1 सेकंड की, तो वो हमारे पास जीरो आएगा। बट एवरेज करंट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो भी जीरो है। इसको हम पावर वाले फॉर्मूले से देखेंगे, और आई ई यहाँ पर हमारे पास पूरा नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आई ई की जो वैल्यू है यहाँ भी अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी अभी आई की कंप्लीट नहीं है। एज यू प्रीवियसली डिस्कस, अभी मैंने बताया कि I1, अब I1 हम हाउस होल्ड सर्किट में जाए तो हम कहाँ से I1 लेंगे, I2 कौन सा लेंगे, और IN तक साइनोसॉइडल ग्राफ में हम कहाँ तक लेंगे। तो उसके लिए I की एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, जो हम अभी पावर के कॉन्सेप्ट से जनरलाइज करने वाले हैं कि पावर के कॉन्सेप्ट से आखिर क्या I की वैल्यू निकलेगी, वो विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो उसी वैल्यू से हम जो हाउस होल्ड के अप्लाइंसेस होते हैं उसमें आरएमएस वैल्यू जो दी गई होती है, उसी को हम I0 से मल्टीप्लाई करके या IM से मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज की वेरिएशन देखते हैं कि इस वोल्टेज से इस वोल्टेज तक जो अप्लाइंस है वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म होकर जो वोल्टेज है उससे ख़राब होने से अपने आप को बचा पाएगा। सो द इंस्टेंटेनियस पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो एक इंस्टेंट पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है वो P(I²R) बाय जूल सेटिंग लॉ से दी जाती है I²R। अब I जो हमने पिछले अभी डिस्कस किया जस्ट, वो है Im² sin² ओमेगा टी। अब I का स्क्वायर कर दिया Im sin ओमेगा टी, और उसका स्क्वायर कर दिया तो Im² sin² ओमेगा टी इंटू R। अब ये पूरा है। अब इसको भी हम छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास बनेगा dW, दैट इज द वर्क डन। और वर्क डन पावर से ही होता है, तो उसको हम एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, तो पावर जितना है उतना वर्क डन हो पाए। अब Im² sin² ओमेगा टी, dW है तो R dt हो जाएगा, RT नहीं होगा। सो उस पूरे को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो dW को इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ Im² sin² ओमेगा टी इंटू R dt, और फ्रॉम 0 to t जाएंगे हम, क्योंकि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो पूरा टाइम है उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल T। अब इंटीग्रेशन करने गए तो हमारे पास Im जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू ही जो I की होती है, मतलब सबसे पीक वैल्यू आएगी वो Im से दी जाती है। मतलब I की पीक वैल्यू यानी कि जहाँ तक ग्राफ जो है कर्व अपना फाइनल कर्व जाके फिर दोबारा कम होना शुरू होता है, तो Im वी नो दैट इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस होगी कांस्टेंट, तो ये दोनों आगे बाहर। और 0 से t की तरफ अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो sin² ओमेगा टी इंटू dt, वो हमें मैथ्स के फॉर्मूले से, जो अगर मैथ्स के फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज, तो इनका इंटीग्रेशन करने के बाद t/2 हमारे पास जो आएगा फाइनल इंटीग्रेशन आएगी। सो उसका वर्क डन जो हमारे पास बनेगा दैट इज हाफ Im² RT कैपिटल T। अब जो हमारे पास एफिशिएंट वर्क डन अभी जस्ट निकालना हमने, वो है IE² RT, और यह जो निकला हाफ Im² RT। IE जो एफिशिएंट वर्क डन एफिशिएंट करंट है, और Im जो हमारा I0 से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा पीक करंट है, एफिशिएंट करंट और पीक करंट, इन दोनों की रेशियो में हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा RT कैंसिल होने के बाद I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाफ Im², और ये स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो IE
तब इसी को ऊपर लिख दिया आई ई इज इक्वल टू आई एम अपॉन √2, और √2 हाफ √2 है, इसलिए आई ई इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई एम। अब आई एम हमें पता है कि पीक करंट हमारे हाउस होल्ड में 220 वोल्ट्स आती है, तो 220 वोल्ट्स निकाल कर इसको हम 0.707 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पीक करंट या इफ़ेक्टिव करंट हमें मालूम कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव करंट जो हमारा ट्रांसफॉर्म हो सकता है आफ्टर वोल्टेज अप डाउन जब होती है, तो वोल्टेज अप डाउन में हमारी अप्लाइंसेस इफ़ेक्टिव करंट यानी कि मैक्सिमम करंट कितना ले सकती हैं, तो उससे हमें इस आई एम की वैल्यू से पता लग जाएगा। सो अगर इसी पावर को हम डीसी में यूज़ करें तो आई जो हमारे पास जो बेस लाइन का दिया हुआ है इस ग्राफ में, आई एम जो हमारे पास है पीक करंट जितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, और आई हमारा है अगर उतनी ही पावर पे हम डीसी लगाते हैं तो हमें वोल्टेज कितनी मिलेगी, हाउस होल्ड जितनी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हाउस होल्ड पे हमारे पास 220 वोल्ट्स आती है, वो वी इफ़ेक्टिव से मल्टीप्लाई वी एम जो हमारे पास है, जो पीक करंट आती है हमारे पास, पीक वोल्टेज आती है, एसी वोल्टेज आती है वी एम। अब वी एम को हम डिवाइड करेंगे 0.707 से, तो हमारे पास इफ़ेक्टिव जो आएगी वोल्टेज वो है 310 वोल्ट्स। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो 310 वोल्ट्स तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम डीसी एसी करंट टू द इफ़ेक्टिव करंट। नाउ एक और हमारे पास चीज़ आती है फेज़ हमारे पास आता है कि फेज़ जो वोल्टेज है और करंट है वो जो साइनसॉइडल ग्राफ में जो मूव करेंगे उनके 0 पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स सेम आएंगे, सेम जगह पर दोनों आ जाएंगे। सो ये फेज़ है यहाँ पर जो तीनों में डिफाइन हो क्लियरली, द वोल्टेज एंड करंट आर फेज with each other because same maximum, minimum and 0 with respect to each other. So thank you so much. I hope you all will understand what I have taught, and that's all for the lecture. Thank you so much.